अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बैतुल्लाह सिद्दीकी। आबना हुर्मुज़ के बाद अब बाबुल मंदब भी बंद हो चुकी है। यमन के हौसियों ने बुहेर अहमर में सऊदी तेल की बरामदात रोक कर नाकाबंदी कर दी है और वो रेडियो पर क्या मैसेज भेज रहे हैं सऊदी जहाज़ों को, ये मैं आपको सुनवाता हूँ। लेकिन 100 ज़ख्मी अमरीकी फ़ौजियों की खबरों ने वाशिंगटन में खलबली मचा दी है। ये ज़ख्मियों का नंबर जंग के आगाज़ से नहीं है, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ 2 हफ्तों में हुआ है, जबकि इससे कबल 14 हलाकतों और 427 ज़ख्मियों का एतराफ़ किया जा चुका है। उधर उर्दन और शाम की सरहद पर जो तबाही जारी है वो दास्तान अलग है। रक़बान के मकाम पर यूएस स्पेशल ऑपरेशन आउटपोस्ट पर हमले में फ़ौजियों का रिहायशी कंपाउंड उड़ा दिया गया। रॉयटर्स के मुताबिक मुतअद्दिद ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर टारगेट किए गए हैं। एयरक्राफ्ट, शेल्टर या हैंगर्स भी हमले की जद में आए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि ईरान ने उर्दन में अमरीकी मिसाइल डिफेंस रडार तैयारे और F-15 जो है उन्हें निशाना बनाया। जुमे को उर्दन में अमरीकी एयरबेस पर जो हमला हुआ उसमें पेंटागन के मुताबिक 25 साला फर्स्ट लेफ्टिनेंट टाइलर जेम्स और 19 साला इज़ाबेला गोंजालेस हलाक हुए हैं। और अमरीकी सदर ये कहते हैं कि ईरान को इसकी कीमत चुकाना होगी। ये सब जंग को बढ़ाने के इक़दाम हैं, लेकिन इस बीच 2 ऐसी चीज़ें हैं जो इसराइल के लिए परेशान कुन हैं। एक ये कि लबनान में अमरीकी ताउन से तय पाने वाले मुआहिदे के पहले मरहले में लबनानी फ़ौज ने फ़रोन, सरीफ़ा और ज़ोतर अल-गरबिया जैसे इलाक़ों का कंट्रोल संभाल कर इसराइली फ़ौज को पीछे धकेल दिया है और लबनानी फ़ौज और अवाम ने इन इलाक़ों का कब्ज़ा हासिल कर लिया है। दूसरा, इसमें सबसे परेशान कुन पहलू नेतन्याहू के लिए ये है कि न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ऐलान करते हैं कि वो आलमी अदालत के जंगी मुजरिम नेतन्याहू को क़वानीन के मुताबिक गिरफ़्तार करेंगे। आ जाइए ज़रा ईरान सऊदिया इनडायरेक्ट टेंशन पर। यमन के हौसियों ने यह ऐलान किया है कि बुहेर अहमर के रास्ते सऊदी अरब की तेल की जो बरामदात हैं और तिजारत है उससे मुकम्मल तौर पर वो रोक रहे हैं। इस ऐलान के बाद यमन के दारुल हुकूमत सना की सड़कों पर हौसियों हामियों ने जश्न भी मनाया है, मुजाहिरे किए हैं और ब्लॉकिंग के बदले ब्लॉकिंग या आँख के बदले आँख के जो नारे हैं वो भी लगाए गए हैं। हौसियों ने यहाँ तक धमकी दी है कि अगर सऊदी अरब ने फ़ौजी कार्रवाई का रास्ता चुना तो फिर अगला निशाना सऊदी आरामको की तेल तनसीबात होंगी। अलबत्ता जवाब में सऊदी अरब और यमन फ़ौजी इत्तेहाद ने भी वाज़ेह कर दिया है कि तजारती बहरी जहाज़ों की हिफाजत हर कीमत पर यकीनी बनाई जाएगी और कोई भी हमला हुआ तो उसका भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। उधर अमरीकी अफवाज ने मुसलसल 10वीं रात ईरान के साहिली और फ़ौजी इलाकों बंदर अब्बास, तेशम, चाबहार और कनारक पर शदीद बमबारी की है और हालात इस हद तक कशीदा हैं कि अमरीका ने दुनिया भर में अपने शहरियों के लिए सफरी अलर्ट जारी कर दिया है। ईरान ने कुवैत, उर्दन और बहरीन में जवाबी कार्रवाइयाँ की हैं, लेकिन सबसे हैरत अंगेज़ और दिलचस्प बात यह है कि मनामा, बहरीन में अमरीकी इंटरसेप्टर्स के साथ साथ चीन का तैयार करदा एयर डिफेंस सिस्टम FK-2000 भी तैनात देखा गया है। और अगर ऐसा है तो ये कहना गलत ना होगा कि इस जंग में सिर्फ अमरीका ही नहीं बल्कि बड़ी आलमी ताकतें डायरेक्टली लेकिन गैर एलानिया तौर पर कूद चुकी हैं और हर मुल्क अपना अपना स्कोर सेटल कर रहा है। ताहम जंग के बीच अमन की शमा जलाने की कोशिशें हमारी जारी हैं। 1 हफ्ते की जंगबंदी की तजवीज़ ज़ेर गौर है और बताया जा रहा है कि ईरानी वज़ीर दाखिला का दौरा पाकिस्तान भी इसी सिलसिले की एक कड़ी एग्जैक्टली जो हालत जंग है उस महाज पर किसकी क्या स्ट्रैटेजी है और साथ ही साथ मुफाहमत, सालसी, सहूलतकारी के लिए कितना रास्ता, कितनी गुंजाइश बची है, सबको इन डिटेल डिस्कस करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर डॉक्टर उस्मान शाहिद साहब और एहतशाम उल हक साहब। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर साहब, बुनियादी तौर पे आपसे शुरू करते हुए एग्जैक्टली ज़ाहिर है हम तो ये मुसलसल डिस्कस कर रहे हैं कि ये जंग फैलती चली जा रही है और अब बाबुल मंदब जो है उसको भी बंद कर देते हैं, तो सऊदीया को तो आपने कम्प्लीटली चोक कर दिया। अब यहाँ क्या अमरीका का रद्द-ए-अमल बढ़ेगा या आप समझते हैं कि सऊदीया इस सब के बीच डायरेक्टली इन्वॉल्व अब हो चुका है और अब उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है जो जहाँ हौसियों ने उन्हें कॉर्नर कर दिया? जी डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरीके से सऊदी अरेबिया ने अभी कहा है कि अगर उनके जहाज़ों को, उनके वेसल्स को रेड सी के अंदर टारगेट किया गया तो वो रिटेलिएट करेंगे, तो मेरे ख्याल में अगर एक आध इंसिडेंट भी ऐसा पेश आता तो सऊदी अरब बाकायदा जंग का हिस्सा होगा और उस सूरत के अंदर पाकिस्तान के साथ जो उनका मुआहदा है उसकी वजह से मुझे लगता है पाकिस्तान भी जो है वो क्या कहते हैं इसके अंदर फिर ऑफकोर्स हमारी कोशिश तो यही है कि जंग के अंदर हम ना जाएं, लेकिन मुझे लगता है उस सूरत के अंदर हमें जो है ना वो न्यूट्रल रहना हमारे लिए मुश्किल होगा।
और दूसरी तरफ जो आपने बात की, अमेरिका जिस तरीके से जंग का मैग्नीट्यूड और स्केल बढ़ा रहा है, उसकी रिसेंट एग्जांपल आपने कल देखी। बेन गुरियन एयरपोर्ट जो है उसमें 5,000 जो सिविलियन फ्लाइट्स हैं वो समर में मुअत्तल करने की बात की जा रही है। 10 जहाज पहुंच चुके हुए हैं और उनके एयर फ्यूलिंग के जो एयरक्राफ्ट हैं यूरोप और कतर से, और दूसरा तकरीबन 90 के करीब और पहुंचने वाले हैं। तो अगर वहां से अमेरिका स्ट्राइक करता है तो क्या ईरान बेन गुरियन एयरपोर्ट जो तेल अवीव के करीब है उसको भी हिट करेगा? तो क्या ये मामला बिल्कुल बैक टू स्क्वायर वन जा रहा है 28 फरवरी तक? तो मेरे ख्याल में ये सारी सूरत हाल जो है ना उसके पीछे हमें देखने पड़ेंगे कि अमेरिका और इसराइल के सियासी अज़ाइम के हैं। मेरे ख्याल में 27 अक्टूबर के इंतखाबात को मुलतवी करने के लिए नेतन्याहू ये चाहेंगे, क्योंकि हाईली लाइकली है कि वो हार जाएंगे। इस वक्त 40 साल का उनका पॉलिटिकल कैरियर कंप्रोमाइज होगा और ही वुड एंड अप गोइंग टू जेल। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप भी मुझे लगता है कि जंग को उस जगह पे लेके जा रहे हैं कि मिड टर्म इलेक्शन जो है उन्हें सबोटाज किया जाए। आपको याद होगा 3 दिन पहले उन्होंने जो खिताब किया कौम से, उसमें भी उन्होंने 2020 के इलेक्शन के हवाले से चीन पे इल्जाम तराशी किया जिसकी कोई समझ नहीं आती। जाहिर है वो तो हर फ्रंट को डेफिनेटली एंगेज कर रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे जो हैरानकुन बात है एहतशाम साहब वो ये है कि जाहिर है हर फरीक इसमें ये दावा कर सकता है कि उसका अपर हैंड है, और वो साथ ही ये भी बता सकता है कि उसका कितना नुकसान हो रहा है। तो इसमें सबके पास बहुत कुछ है और है भी कुछ नहीं। तो ये बुनियादी तौर पे गल्फ़ को इंगेज करके जो ग्रेटर इसराइल का प्लान है, आप उसे एडवांस करने की एक कोशिश कह सकते हैं 28 फरवरी से ऑनवर्ड्स होने वाले तमाम हैपनिंग्स और तमाम एक्टिविटीज़ को। इसके अलावा शायद अब इसका कोई खुलासा नहीं रह गया। देखिए अवैध, मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा। ग्रेटर इसराइल का मामला तो अभी खासा दूर चला गया है। इब्राहिम अकॉर्ड हो, ग्रेटर इसराइल वाला मामला वो दूर चला गया। अभी जो सूरत हाल बड़ी तेजी के साथ बिगड़ गई है ना, वो ये है कि एक तो पाकिस्तान के इंटरनल चैलेंजेस है, आप जानते हैं, उस्मान साहब भी आप जानते हैं, जो एक्सटर्नल चैलेंजेस है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। अब 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो मैं आपको बताऊंगा। पहली तो बात यह कि आपने 2-3 दिन पहले की खबर पड़ी होगी कि कुवैत ने ये कहा था कि जी वो सऊदी अरब के तर्ज पे पाकिस्तान के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट में जाना चाहता है। पाकिस्तान ने बड़ा पोलाइटली कहा जाता है कि उन्हें ये मना कर दिया कि जी इसकी टाइमिंग ठीक नहीं है। इस वक्त ईरान ये समझेगा कि जी हमें कॉर्नर के लिए किया जा रहा है, तो ये हम किसी और स्टेज पे करेंगे। जिस तरह का हमने एक इन प्रिंसिपल बात की हमने टर्की के साथ, तो आपके साथ भी बात में हो सकती है। इसकी टाइमिंग इस वक्त ठीक नहीं है। दूसरा मेरा ख्याल है जो बहुत खौफनाक बात है उबैद, मैं आई डोंट नो हाउ शुड आई पुट इट अप, अगले 72 घंटे में ये फैसला कर लिया गया है सऊदी अरब की तरफ से कि उन्होंने बड़ा शदीद हमला करना है हूसियों के ऊपर। सारी सप्लाई लाइन उनकी चौक कर देनी है उन्होंने, सारा असला सारा पैसा जो है ना वो रोक देना है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि सऊदी अरब का 80% से ज़्यादा तेल बाबुल मंदम से जाता है जी। तो वो तो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि ये उनके साथ हो। और दूसरी जो उस्मान बात कर रहे हैं, बिल्कुल इसमें वजन है कि पाकिस्तान उनके साथ खड़ा होगा। और इस काम के लिए मेरी तलाश तो ये है कि पहले कहा गया थी 48 घंटे, अब कहा जा रहा है कि मैक्सिमम 72 घंटे। 72 घंटे में एक बड़ा फैसला हो जाना है कि अब सऊदी अरब ने किस तरफ जाना है, क्योंकि सऊदी अरब ये महसूस कर रहा है कि पिछले 2014 से लेकर अब तक ये गले की हड्डी बने हुए हैं। अब उसी जो है ना ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रॉक्सी है अपना ईरान की। ईरान जब चाहता है इनसे काम लेने की कोशिश करता है, तो उसको रोकने के लिए कहा जा रहा है कि ये इसकी टाइमिंग और बड़ा एक मामला खौफनाक है। देखें उबैद, इसमें जो अब दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है ना, वो ये है कि जो आपने देखा कि कल यहाँ पे आए हैं हमारे सिकंदर मोमनी साहब, वज़ीर दाखिला आना था, इन्होंने अपने इराकी साहब ने आना था। 11th आवर पे फैसला चेंज किया गया, और क्योंकि पासदार इनकलाब उनसे नाराज़ हैं और उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, मोमनी साहब को इनको भेजा गया। और इसके लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि स्पेशल रिक्वेस्ट ईरान ने की थी अमेरिका से कि देखें वो आ रहे हैं कि उनके जहाज़ को टारगेट ना किया जाए। पासदारान इनकलाब ने तो बड़ा शदीद गुस्से का इज़हार किया कि कल उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया है, पास अराक़ची ने, वो जो है ना वो क्या कहते हैं उस पर भी रिएक्ट किया। आखिरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि ये सारी बातें कल जो हुई हैं पाकिस्तान की अपने वज़ीर दाखिला के साथ, वो फ़ौरन जो है ना वाशिंगटन कम्युनिकेट की गई। और ईरान भी कह रहा है कि जी आए पहले सीज़फायर करते हैं और फिर बातचीत करते हैं। अमेरिका ने पॉइंट ब्लैंक इसको रिजेक्ट कर दिया। अमेरिकन कहते हैं जी नो क्वेश्चन, अब ये नहीं है, पहले आप आबनाए हुर्मुज़ खोलेंगे उसके बाद बाकी बातें होंगी। तो ये सूरत हाल जितनी तेजी के साथ खराब हो रही है, उसमें एग्री किया आपने, हुर्मुज़ खोलने पे एग्री किया? अभी नहीं एग्री कर रहे हैं, अब वो फंस गए हैं। और बल्कि कुछ लोग तो यहाँ पे वो पंजाबी की एक बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कहनी चाहिए कि नहीं ईरान को, कि भी 14 पॉइंट में से 12 पॉइंट तुम्हारे हक में थे, अब तुम्हारे खिलाफ चीजें जा रही हैं, तो लोग कहते हैं होना आराम है जी। अच्छा, क्या बात है, जबरदस्त। डॉक्टर साहब,
बुनियादी तौर पे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो इस सारी गुफ्तगू को अगर समेटें तो सऊदीया वाला मामला बहुत ट्रिकी है, ज़ाहिर है उनके सर्वाइवल का भी मसला है और फिर हमारा मुआहदा भी है, लेकिन हम सालिस भी रहे और हम वो फ़रीक थे कि जिसने कोशिश की कि गल्फ़ इसमें डायरेक्टली इंगेज ना हो। लेकिन अब जब किया जा रहा है तो हमारे लिए बहुत ट्रिकी है, नेक्स्ट डोर नेबर और उधर ज़ाहिर है हमारा मुआहदा, हम इसके बीच हमारा मनूवर कितना है, हम क्या कुछ कर सकते हैं, क्या करेंगे? मेरे ख्याल में डेफिनेटली पाकिस्तान जो है जिस तरीके से मिलिट्री डिप्लोमेसी पहले भी की और अभी भी हमारे गुड ऑफिसेज जो है वो जरूर इसके अंदर इस्तेमाल होंगे, तो हम ईरान को, मुझे लगता है तेहरान को प्रेशराइज करेंगे कि वो बहुत सी उसके ऊपर जो अपना इन्फ्लुएंस है उसे एग्जर्ट करते हुए उन्हें वहां से जो उन्होंने रेड सी को ब्लॉक करने की बाबुल मंदब के थ्रू बात की है वो उस चीज से बैक ऑफ कर जाएं। जिस तरह से एहतशाम साहब ने बात की कि ये अल्टरनेटिव रूट है जो 1980 में उन्होंने बनाया हुआ था और ये मगरबी साहिल से वहां के ऊपर यम्बू की पोर्ट के थ्रू पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट करते थे अपनी पाइपलाइन को। और अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर जिस तरह अबा एयरपोर्ट के ऊपर पिछले हफ्ते अटैक हुआ है, मुझे लगता है उनका पेशेंस भी काफी थिन हो चुका हुआ है। और याद रखें, अगर सऊदी अरेबिया जंग का हिस्सा बना तो कतर जंग के अंदर होगा और यूएई इसराइल तो पहले ही ये चाहते हैं, तो वो जंग जो सेक्टेरियन लाइंस पे पाकिस्तान ने पीछे धकेलने की कोशिश की, मामला उसी तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में और ये वो जगह होगा डेफिनेटली कि जहाँ से आपको फिर स्पॉइलर के लिए आप रूम देते हैं और फिर वो पेनिट्रेट करता है और फिर चीज़ों को ख़राब करता है और मामलात गल्फ़ इससे पहले इस तनाजुर में भुगत भी चुका है और स्टिल भी अभी उसके आफ्टर शॉक्स हमें नज़र आते हैं। बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब, थैंक बहुत शुक्रिया डॉक्टर उस्मान शाहिद साहब। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। ओगरा ने रोज़ाना की बुनियाद पर तेल की कीमतों का अपना पहला नोटिफिकेशन जारी करते हुए पेट्रोल सिर्फ 35 पैसे सस्ता मगर डीजल पर ₹5.5 से ज़ायद का बम गिरा दिया है। हुकूमत का दावा ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़ात्मे का है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये नया निज़ाम आम शहरी के लिए रिलीफ बनेगा या ये पाकिस्तान में पेट्रोलियम कीमतों का नया और मुतनाज़ बाब है। रोज़ाना की बुनियाद पर वैसे कीमतों का तयन पाकिस्तान में पहली बार नाफिज हुआ है, लेकिन दुनिया में भारत, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया समेत कई यूरोपीय ममालिक आलमी मार्केट के उतार चढ़ाव की फौरी मुंतकली डेली प्राइसिंग के ज़रिए ही करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान का दावा है कि इससे ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक मार्केटिंग का खात्मा होगा। यौमिया कीमतों के तयन के लिए ओगरा को इख्तियार देकर गाइडलाइंस जारी की जा चुकी हैं, जिसके मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतें आलमी मार्केट के 7 दिनों की औसत से मुंसलिक की गई हैं। हफ्ते और इतवार को, वीकेंड को कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। ओगरा हुकूमती मंजूरी के बगैर कीमत का ऐलान कर सकेगा, ये बहुत अहम है। अलबत्ता जहाँ तक पेट्रोलियम लेवी का ताल्लुक है तो ये तब्दील नहीं होगी। लेवी में किसी भी किस्म की तब्दीली या रद्दबदल सिर्फ और सिर्फ वजारत ख़जाना की बाकायदा मंजूरी से ही मुमकिन हो सकेगी। अब सवाल यह है कि क्या रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों में लेवी फ़िक्स कर दी गई है, यानी वो जो 80 रुपये का कैप है डिक्लेयर्ड, वहाँ तक इसे महदूद कर दिया जाएगा। जो कलेक्शन है वो 116 की है, लेकिन एग्जैक्टली आम आदमी को इस सब के बीच में रिलीफ मिलेगा या ये एक नया दर्द सर होगा, क्योंकि रोज़ कीमत बढ़ेगी या गिरेगी तो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रोज़मर्रा की अशिया, खुरनोश, किराए वगैरह, इन सब का क्या कैसे तयन होगा, इस सब की फ्लक्चुएशन को जो है वो एग्जैक्टली कैसे हैंडल और मैनेज किया जाएगा, हुकूमत क्या समझती है क्या होने जा रहा है। इसी सब को इन डिटेल डिस्कस करने के लिए मुझे ज्वाइन करें खुर्रम शहजाद साहब। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। डेफिनेटली ज़ाहिर है एक अरसा हफ्तावार, बल्कि एक अरसा हफ्तावार की आदत भी नहीं रही, बार थी, फिर 15 दिन, फिर हफ्ते पे आ गई। अब ये रोज़ाना की बुनियाद पर जब मूविंग एवरेज पे प्राइस डिसाइड होगी तो आवाम का बुनियादी तौर पर सवाल ये है कि क्या ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहेगी, क्योंकि जिस तरह से इन दिनों में जंगी हालात के साथ इसको मिलाकर देखा जाए, या ये कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा, वो जो हफ्ते में या 15 दिन में पड़ रहा था उसी के आसपास आपको कुछ चीज़ें मिल रही होंगी, लेकिन डेली बेसिस में मिल रही होंगी। एग्जैक्टली हाउ इज़ इट गोइंग टू वर्क? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, ये वही फार्मूला है और वही एवरेज होगी 7 दिन की, और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्यों ऐसा किया गया है और इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 7 दिन की एवरेज है कि 7 दिन में जो भी कीमत आएगी वो उस दिन जो है वो अनाउंस होगी 7वें दिन के एंड पे, और फिर अगले दिन वो प्रिवेल करेगी, और इसी तरह से फिर अगले दिन पिछले 7 दिन की, यानी कि मूविंग एवरेज कहते हैं ना, जिसको 7 दिन 7 दिन 7 दिन हर रोज़ पिछले 7 दिन की एवरेज होगी कीमत जो भी आती है। और वो पहली बात ये कि ये इस तरह से कीमत डिसाइड होगी। और ये कौन डिसाइड करेगा? ये अब कैबिनेट डिसाइड नहीं करेगी, प्राइम मिनिस्टर साहब डिसाइड नहीं करेंगे, कोई मिनिस्टर आके डिसाइड नहीं करेंगे। इसका मतलब ये कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं होगी, जो कि सदियों से होती आई है पाकिस्तान में। बहुत बड़ा स्टेप है कि कोई भी पॉलिटिकल सेटअप जो है वो मार्केट फोर्सेस या डायरेक्शन ट्रैवल उसका ये हो कि अब डीरेगुलेशन की तरफ जाए, कीमतें मार्केट डिसाइड करे
और गवर्नमेंट एक काम ये करे कि वो मेक श्योर करे अपने रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के थ्रू जो उसने बनाई है, इसलिए कि मार्केट में ट्रांसपेरेंसी हो, गवर्नेंस जो है बेहतर हो, अच्छी हो, और क्रेडिबिलिटी हो, और सारिफ के साथ कोई भी जो है वो नाइंसाफ़ी ना हो। तो ये 3-4 प्रिंसिपल्स हैं। और पांचवी चीज़ ये कि आपको पता है ज़ख़ीरा अंदोज़ी वगैरह के भी चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं जब आप बहुत डिले के साथ अनाउंस करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी फोर्सेस होती हैं, सब नहीं, बहुत सारी फोर्सेस ऐसी बीच में कुछ लोग होते हैं कि जिसमें जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की तरफ भी जाते हैं, क्योंकि अगर आप 15 दिन और 30 दिन के बाद अनाउंस करते हैं तो बहुत सारे ऐसे बीच में फैक्टर्स होते हैं जो कि जिनको पता होता है, रिलेटिवली ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होते हैं जो है वो आम आदमी के बनिस्बत, जिनको पता होता है कीमतें ऊपर होने वाली हैं, नीचे होने वाली हैं। तो ये इसको भी जो है रोकने में बहुत मदद मिलेगी। और इसके साथ साथ कीमत अगर रोज़ चेंज हो रही है, और अगर इंटरनेशनल मार्केट में चीज़ जो ऑयल है, लेट्स से कोई भी कमोडिटी अगर बहुत ऊपर जा रही है, तो हफ्ते के बाद और 15 दिन के बाद एक साथ उसका जो है वो इंक्रीज देना, यानी कि बढ़ाना या कम करना, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। बजाय इसके अगर ये किया जाए कि रोज़ जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीज़ें हों, वो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो सकती हैं, वो ज़्यादा बर्दाश्त के काबिल होती हैं, बनिस्बत इसके कि आप हफ्ते के बाद, 15 दिन के बाद या महीने के बाद एक बड़ा चेंज दें, वो एक धचका होता है बहुत बड़ा। ये भी इसमें हेल्प मिलती है कि अगर लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक हफ्ते बाद अगर 25 रुपए का इंक्रीज होना है या 20 रुपए का या 15 रुपए का इंक्रीज होना है, तो अगर आप 7 दिनों के अंदर उसे जो है डेली बेसिस पे चेंज करेंगे तो शायद 2-3 रुपए आए। लेकिन अगर मैं हफ्ते की बात करता हूँ तो 15-20 रुपए, 25 रुपए एक साथ, ये हुआ भी आपने देखा है। 55 रुपए बढ़े एक साथ, फिर नीचे भी आए, 74 रुपए नीचे किए गए, तो वो भी एक बड़ा इम्पैक्ट था। तो इसमें ना कंपनियों को भी नुकसान और फायदे होते हैं साथ साथ। और अच्छा, सारे इसमें दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो ये कि जाहिर है पेट्रोल की कीमतें और फिर पूरा जिस तरह से मईशत का पहिया चल रहा है, अब जब ये रोज़ाना की बुनियाद पर तय हो रही हैं तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली अशिया खुरोनोश दीगर चीज़ों पे, किसानों की कॉस्ट, आप समझते हैं कि ये वहाँ पर जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट दे रहा है उसको कंट्रोल कर रहा होगा, या वहाँ ये अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा होगा प्राइस मैनेजमेंट में? लेट्स से नहीं, मेरे ख्याल में तो बेहतरी होगी ना। देखिए किस तरह से बेहतरी होगी, जैसे मैंने कहा कि ये एवरेज आउट हो जाती है चीज़, ये बराबर हो जाता है बाद में। मिसाल के तौर पे अगर एक दिन 1 रुपया बढ़ गया और अगले दिन 1 रुपया नीचे आ गया, तो वो बहुत कम अरसे में एडजस्ट हो रहा है ना। बजाय इसके कि मैं एक हफ्ते बाद 10 रुपये चेंज करूं, ऊपर करूं या नीचे करूं, तो ये तो आपको ये होगा कि अगर कोई कीमत बढ़ाता है तो देखता है कि जी कीमतें फिर गिर भी रही हैं, तो ठीक है नहीं बढ़ाई जाए तो ज़्यादा बेहतर है, या फिर बढ़ाई जाती हैं तो फ़ौरन नीचे भी की जाती हैं। तो अगर फ़ौरन चेंज आ रहा है तो फ़ौरन उसकी ट्रांसलेशन भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक तरफ अगर कीमत जो है कम से बढ़ रही है रोज़, बजाय इसके कि हफ्ते 2 हफ्ते बाद ज़्यादा से बढ़े, तो उसका इम्पैक्ट भी एवरेज आउट होता है। ये देखें, ये ट्रांजिशन फेज़ है, ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें एब्जॉर्ब होंगी, और ये ज़्यादा बेहतर तरीका है बनिस्बत इसके कि आप हफ्ते 2 हफ्ते बाद चेंज करें। आप खुद मुझे बताएं कि अगर आज जो ऑयल की कीमतें ऊपर नीचे जैसे हो रही हैं जंग की वजह से, अगर ना भी हों, आज एक मरतबा जंग एक तरफ हो जाए और चीज़ें स्टेबलाइज हो जाएं, तो रोज़ चेंजेस थोड़ी आएंगी, रोज़ कीमत में चेंज थोड़ी होगा। वो तो डिपेंड करता है ना इंटरनेशनल मार्केट में, कि अगर रोज़ चेंजेस हो रही हैं तो आपको 7 दिन की एवरेज के बाद चेंज नज़र आएगा। आप मेरी बात समझें, आज अगर कीमत एकदम से बढ़ गई है तो कल नहीं बढ़ जाएगी कीमत, वो 7 दिन का एवरेज ही होगा। तो अगले 7 दिन में उसका इम्पैक्ट डाइल्यूट होता हुआ नजर आएगा, नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो जंगी हालात हैं और डेफिनेटली इसमें जिस तेज़ी से कीमतें ऊपर गई हैं, हुकूमत ने उसको उसमें कहीं रिलीफ भी दिया और कहीं पर उसको ज़ाहिर है आगे की तरफ पास ऑन भी किया। मुझे एक चीज़ समझनी है कि ओगरा ज़ाहिर है मुकम्मल आज़ादी से काम करा होगा, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट की जो ब्रांड की कीमत है उसके हिसाब से वो अपनी कीमत डिसाइड करे। लेकिन आवाम का जो शिकवा है इस सब के बीच में जो बढ़ा है वो लेवी पे बढ़ा है। वो डेफिनेटली 80 रुपये का कैप मौजूद है, लेकिन हुकूमत इससे ज़्यादा भी वसूल करती रही है। इसको कैप करके ओगरा को कह दिया गया कि इस कैप को मेंटेन करना है, या इस कैप की फ्लक्चुएशन रहेगी। और जाहिर है फिर ये आप जिस तरह से कह रहे थे कि ओगरा इटसेल्फ अकेले डिसाइड करा होगा, वो तो फैक्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर वजारत ख़जाना उसमें इन्वॉल्व होगी और वो लेवी को वहाँ से मैनेज कर रही होगी। तो ये फिर कंप्लीटली इम्पार्शल कैसे हो गया ओगरा की तरफ से? ये तो आप अज्यूम करें ना कि ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। कैसा है? तो एक डिफाइंड है, ये फॉर्मूला डिफाइंड है कि जी इतनी लेवी है, इतने इंपोर्ट टैक्सेस हैं, इतने मार्जिन हैं, इतना जो है आपकी बाहर से इंश्योरेंस आता है, जो भी एक्चुअल इंश्योरेंस होगा या एक्चुअल प्रीमियम्स होंगे, बाहर से आप कीमत खरीदते हैं, सिर्फ ऑयल की कीमत तो नहीं होती या पेट्रोल या डीजल की कीमत तो नहीं होती, उसके ऊपर आप इंश्योरेंस भी देते हैं, लाने आने की लागत भी होती है, उसके बाद फिर प्रीमियम्स भी होते हैं, हर प्रोडक्ट की अपनी क्वालिटी भी होती है। तो बेतहाशा चीज़ है ना उसके अंदर, लेकिन ये बहुत डिफाइंड है।
पेट्रोलियम लेवी कैसे एडजस्ट होगी? ठीक है, बाकी सारी चीज़ तो डेफिनेटली मौजूद मैं बता रहा है, हूँ। वो जो कैप है उस कैप से हम एक्सीड भी तो करते रहे ना बीच में। मैं लेवी पे आ रहा हूँ। देखिए लेवी तो अभी जो 80 रुपए की लेवी जो है उससे तो बहुत कम है लेवी। 80 रुपए की जो लेवी है उससे तो इस वक्त लेवी बहुत, मतलब उससे लेवी जो है वो अपने 80 रुपए पे तो नहीं है ना जी, 70 रुपए पेट्रोल पे है और 80 रुपए डीजल पे है। तो लेवी तो एक्चुअली अपने जो हाईएस्ट पॉइंट है 80 रुपए पेट्रोल और डीजल, इससे कम है इस वक्त। और आपको ये भी पता है कि लेवीज को 3-3 हफ्ते सस्पेंड भी किया गया ताकि जो है सपोर्ट दी जा सके। तो लेवी तो वही है जो कि वॉर से, जंग से पहले जो लेवीज थी वो तो वही है, उसमें तो कोई इजाफा नहीं हुआ। उसमें तो ये हुआ कि उसको कम किया गया और वापस उस सतह पे लाया गया, लेकिन आज भी उस सतह पे नहीं है जो जंग से पहले थी। तो लेवीज तो नीचे है। दूसरी बात, सेल्स टैक्स तो है ही नहीं प्रोडक्ट के ऊपर, जो सारी प्रोडक्ट्स पे होता है। वो तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 4 प्रोडक्ट्स पे सेल्स टैक्स ही नहीं है। तो देखिए जहां तक टैक्सेस का मामला है और जो कार्बन लेवी की बात करते हैं, वो कार्बन लेवी तो एक्चुअली रिप्लेस किया है कुछ पोर्शन जो है पेट्रोलियम लेवी का, उसकी जगह पे लगाया है। वो तो एडिशनल तो लेवी है ही नहीं, यानी कि 80 रुपए एक पे है, 70 रुपए एक है, और उसमें भी कार्बन लेवी इंक्लूडेड है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लेवीज को कम भी किया गया है, सस्पेंड भी किया गया है और वापस उस जगह पे लाए, लेकिन अभी तक उस लेवल पे नहीं आई है जितने पे जंग से पहले थी। तो लेवीज तो इस तरह से हो रही है, लेकिन लेवीज का जो अपना प्रिंसिपल है, देखें, वो एनवायरमेंट का ज्यादा है कि लेवीज उन प्रोडक्ट्स पे लगती है। पूरी दुनिया में ये राइज है। डेफिनेटली। इसका इवैल्यूएशन साइकिल क्या रहेगा? अब जब जाहिर है पहले हम हफ्ते बाद कीमतें कर रहे थे, इसका इवैल्यूएशन साइकिल क्या रहेगा अब जब रोज हो रही होंगी कीमतें तय? सॉरी मैं आपका सवाल नहीं समझा, दोबारा इसकी इवैल्यूएशन, यानी हमें किस हद तक लेवी को लेकर जाना है? यानी 80 रुपए तो हम वसूल नहीं कर रहे, ये 50 रहेगी, ये 60 रहेगी, इसका इवैल्यूएशन साइकिल? नहीं 80 का तो कैप है ना, डेफिनेटली उसके बीच में मनूवर कर रहे हैं। इवैल्यूएशन साइकिल भी इसको स्क्वीज कर रहे हैं, ये फर्दर एक्सपेंड कर जाएगा? यानी 15 दिन बाद, महीने बाद देखा जाएगा कि लेवी की हद को क्या रखना है, 80 रुपए में से कितनी लेनी है, 50 कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है ऐसा। ये ऑगरा को दे दिया है, ऑगरा डिसाइड करेगा कि ये फॉर्मूला है। लेवीज वही हैं, लेवीज जो हैं वो वही हैं। 80 रुपए ही कैप है उसके ऊपर अभी, वो लेवीज वही हैं। और आज अगर लेवीज को चेंज करना होगा तो वो जो है वो कंसल्टेशन के साथ कोई चीज़ होगी, या कैबिनेट या पार्लियामेंट में जाके बात होगी, कैबिनेट में जाके वो डिसाइड करेगी, कैबिनेट डिसाइड कर लेगी, या लेवीज में चेंज करना है, कम करना है, क्या करना है। लेकिन अभी जो फॉर्मूला है आज आपके पास, वो तो वही है जो कि डिसाइड हो गया है कि जी बाकी चीज़ें सेम रखनी है। और जो आपके इम्पोर्ट कॉस्ट है, जो भी वो चेंजेस आ रही हैं, वो आप देखना, लास्ट आप चेंज देख लें उठा के, जो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम ने जो है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के साथ आके अनाउंस किया था, वो ज़रा आप जाके प्राइस बिल्डअप देख लें ना। प्राइस जो फॉर्मूला है उसके अंदर देखें ना क्या क्या चीज़ है उसमें। सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज है जो कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बढ़ी है पेट्रोल की और डीजल की, वही इंक्रीज दिया गया है। और अभी जो है चेंजेस आएंगी तो उस हिसाब से भी हो सकता है नीचे हो जाए, हो सकता है ऊपर हो जाए। तो एक्चुअल मार्केट को दिया गया है। अब रेगुलेटर को कहा है कि जी आप जो बताएं। फिर देखिए पहले क्या होता था, फर्क है, पहले रेगुलेटर जो था ऑगरा ही वो रेकमेंड करता था गवर्नमेंट को कि जी देखें ये कीमतें होनी चाहिए। फिर मिनिस्टर जो है वो बैठते हैं, फिर कैबिनेट बैठती है, या फिर प्राइम मिनिस्टर देखते हैं कि जिसको क्या किया जाए, कम करें, डिसाइड करें किस तरह बढ़ाएं ना बढ़ाएं, क्या इम्पैक्ट आएगा। अब यह हुआ है कि जी इसमें कोई इंटरवेंशन गवर्नमेंट की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ प्रॉब्लम होती है, नीचे भी ऊपर भी। इसलिए ये रेगुलेटर जो कह रहा है कि जी है, हाँ मेक श्योर करना है कि रेगुलेटर ये कह रहा है कि जी एक्चुअल प्राइसेस ये आ गई हैं। और आप देख लें फॉर्मूला इस पर बिल्कुल ओपन है, सब देख सकते हैं वेबसाइट पे। यही प्राइस अगले दिन जो है वो एक्सेप्ट हो जाए, प्रिवेल हो जाएगी। और वैसे भी पेट्रोल पंप्स अलग अलग जो है वो कीमतें थोड़ी बहुत चेंज करते हैं पैसों में, जो उनकी ब्रांड होती है, जो सर्विसेज देते हैं उस हिसाब से वो चेंज करते हैं। लेकिन हमारा एक स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन के डीरेगुलेशन की तरफ जाए। डीरेगुलेशन में हमेशा फायदा होता है सप्लायर का भी, और आपका अभी अभी टाइम मैच्योर भी होगा और लोगों को इसकी आदत भी होती चली जाएगी। बहुत शुक्रिया खुरम साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हमारे माशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। डेफिनेटली ये जो डेली प्राइसिंग का मेथड है, तरीक़ाकार है, फार्मूला है, ये फौरी तौर पर असर मुंतकिल करने के लिए है, आवाम को फ़ायदा भी, जो डेफिनेटली उन कीमतों की वजह से नुकसान हो रहा हो वो भी। आप समझते हैं कि ओगरा इसके लिए वेल इक्विप्ड है और मुकम्मल आज़ादी के साथ, मुकम्मल इख्तियार के साथ ये काम करता रहेगा, कंसिडरिंग द फैक्ट कि पेट्रोलियम लेवी एक ज़ाहिर है हुकूमत का एक बहुत बड़ा एक कलेक्शन का तरीक़ाकार है इस पेट्रोल के प्रोडक्ट से? बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली पीस मील का जो रिफॉर्म है ये डायरेक्शनली सही है, पर अगर आप पीस मील में डीरेगुलेट करें प्राइसेस और फिर भी ओगरा को ही ये टास्क दें, हालांकि एंड गेम जो है वो ये है कि हर कोई अपनी मार्जिनस IEFM यानी कि इक्वलाइजेशन ऑफ फ्रेट, अपनी कॉस्ट, और उस पर पाकिस्तान में डिफरेंट पेट्रोल प्राइसेस पे डिफरेंट कीमत से
जैसे कि इस वक्त एक चीज़ की हुई है हमने, हाई ऑक्टेन एंड गोल ये है। अब इस रिफॉर्म को एक्सप्लेन भी अभी अगर आप सही तरह करें तो उसका इज़ द फॉलोइंग कि ये 7 दिन की एक एवरेज प्राइस जो कि सिंगापुर प्लैट्स की होती है उसको लेके एक मूविंग एवरेज बना के, ताकि इसमें कोई बहुत वेरिएशन ना आ रही। ये तो है व्हाट वी आर अबाउट टू डू। मैं जैसे कहा कि इट इज़ स्टेप इन द डायरेक्शन, और चूंकि उस तरह शायद एक्सप्लेन नहीं हुआ तो उसकी एक ऑपोजिशन भी आई और अभी लोग समझ रहे हैं। जहाँ तक ओगरा का ताल्लुक है, मैंने हमेशा ये कहा है कि पाकिस्तान के सारे जो रेगुलेटर्स हैं वो नेसेंट हैं। इसका क्या मतलब है? एक तो हमने इनको नहायत अदब के साथ पार्किंग प्लेसेस बनाए रखा और प्रोफेशनली रेगुलेटरी रिजीम्स जिनका मकसद मार्केट मेकिंग हो, जिसकी तरफ आज बढ़ने की कोशिश है वो नहीं हुई। इलेक्ट्रिसिटी की मार्केट नहीं बनी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की मार्केट नहीं बनी, जिसे हम कहते हैं ना कि टैरिफ डिटर्मिनेशन से आगे एनफोर्समेंट ऑफ लाइसेंसिंग, ट्रांसपेरेंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड रूटीन पब्लिकेशन ऑफ डेटा, दिस इज व्हाट ओगरा इज सपोज्ड टू डू। अगर आप इन सब चीज़ों को देखेंगे तो आप ये रियलाइज करेंगे कि वी आर फार फार अवे from being a well-regulated market architecture in the petroleum sector. इससे आगे एक बढ़ के बात है, ओगरा on its own is not going to be able to solve this issue because एक तो डीरेगुलेशन पूरी हो जाती तो शायद ओगरा को भी इस सिस्टम से निकाल देते। पाकिस्तान को ना एक कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटर की ज़रूरत है जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान एनर्जी रेगुलेटर। I've said many times I'm an Australian trained economist. I've worked with the government in Australia. वो कभी भी ऐसे नहीं करते कि यहाँ तेल का रेगुलेटर बना दो, यहाँ पेट्रोलियम का बना दो, यहाँ गैस का बना दो, यहाँ बिजली का बना दो, ऐसे नहीं होता। इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग होती है। देयर इज़ नथिंग आइसोलेटेड दैट यू डील। पाकिस्तान के मसाइल इतने पेचीदा हैं एनर्जी सेक्टर के कि ये तंजीम नौ मांगते हैं। सो रेगुलेटर की प्रोफेशनलिज्म बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है, बट उससे पहले उसका आर्किटेक्चर ठीक करने की ज़रूरत है। अब आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब आप तो बड़ी लंबी और गहरी बातें करें। एक तो ये कि ये गहरी ज़रूर हैं, क्योंकि अगर गहरी ना होती तो 100 अरब का सर्कुलर डेट था जब जनरल मुशर्रफ की हुकूमत गई थी। आज 1700-1800 बिजली का है, 0 सर्कुलर डेट था 5-6 साल पहले गैस सेक्टर का, आज 1700 अरब का है। उसी तरह मतलब एक और मिसाल दे दूं, आपकी ये जो इस वक्त की रिफाइनरीज हैं, अगर आप क्रूड मंगा के उनमें रशियन, इवन इरानियन, क्योंकि इरानियन ट्राई नहीं हुआ सो आई डोंट नो एग्जैक्टली, रिफाइन करना चाहे ना तो आप कर नहीं सकते, इसलिए कि आपने एक रिफाइनरी है पार्को जो कि लाइट कन्वर्जन कर सकती है, बाकी सारी एक हाइड्रोस्किमिंग टेक्नोलॉजी पे है। This is an old technology. India has done away with that technology. That's why they could use the Russian oil, the crude oil, cheaper and produce petrol. So try and understand कि अगर मैं आपके वसातत से एक सतही गुफ्तगू करके चला जाऊंगी जी ये कीमत रहे, तो आप मुझे कहेंगे कि यार आपको भी फिर समझ नहीं थी। तो आप 3 साल बाद भी मेरा ये क्लिप उठा लीजिएगा। पाकिस्तान में जब तक आप इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग, मार्केट लिबरलाइजेशन, जिसका मतलब ये है कि डीरेगुलेट कर दें कंप्लीटली मार्केट को, जैसे हाई ऑक्टेन को किया हुआ है पाकिस्तान में। मैं 2018 में डॉक्टर साहब सॉरी टू इंटरप्ट, इस डी रेगुलराइजेशन को अगर आप फर्दर एक्सप्लेन कर सकें, यानी हम क्योंकि रिफाइनरीज उस तरह से काम नहीं कर रही, हमारी प्रोडक्शन खुद नहीं है, हम तैयार माल मंगवा रहे हैं, उसको हम आगे फर्दर मार्केट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कंपटीशन कैसे जनरेट करें इसको डी रेगुलेट करते हुए, जैसे अमेरिका में हो रहा है? बड़ा अच्छा सवाल है। सो डी रेगुलेट का मतलब है कि मार्केट बेस्ड प्राइसिंग है, जो IEFM है और जो फ्रेट इक्वलाइजेशन है, इस चक्कर से भी निकल जाएं। कराची लाहौर की एक प्राइस नहीं होगी, आप मतलब बाहर घूमे फिरें तो आपको डिफरेंट पेट्रोल पंप ही नहीं, डिफरेंट एरियाज में भी डिफरेंट प्राइस मिलती है। रीजनल कॉस्ट टू सर्विस डिस्टॉर्शंस होंगे, उसको फेज में लेना पड़ेगा। रूल बेस्ड ट्रांजिशन होगी, जिसका मतलब ये है कि आप आहिस्ता आहिस्ता इस प्राइसिंग मैकेनिज्म से निकल जाएंगे, और जिसने जितने का माल मंगाया होगा वो अगर आपको बेचेगा उसकी क्वालिटी डिटर्मिन होगी, और फिर हर जो जगह है वहाँ पे एक कंपेटिटिव मार्केट होगी। तो अगर आपको कहीं 4 रुपए सस्ता मिल रहा है और 4 रुपए शायद सस्ता भी मिलना शुरू हो जाए, तो आप वहाँ जाके ये चीज़ खरीद सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अ डीरेगुलेटेड मार्केट। इसका मतलब क्या है कि ओगरा या नेपरा जब कंबाइन होंगे तो वो एक अच्छी मॉनिटरिंग मार्केट डेटा का मैकेनिज्म क्रिएट किया करेंगे ताकि ये सब कुछ हो। अब आप कहेंगे इसको सस्ता करने का क्या तरीका है? यार इसका एक ही तरीका है
energy security in Pakistan is about expanding oil and gas exploration in the country, improved production in the country, settlement of E&P receivables in the country, faster approvals in the country, commercial attractive investor benchmarks in the country, shale tight gas offshore acreage in the country, और जो predictable producer pricing है in the country. आप मुझे बता दें कि सुई के बाद कौन सी बड़ी आपने गैस की पाकिस्तान में हम जहाँ थे वहीं रुके हुए हैं और डेफिनेटली यही वजह है कि हम आगे एग्जैक्टली नहीं पढ़ पा रहे. वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे. वेलकम बैक. आसमान से बरसती बारिश अब रहमत नहीं बल्कि कुदरत का गज़ब बन चुकी है. कागान और वादी नीलम में क्लाउड बर्स्ट के बाद क़यामत खेज़ मनाज़िर, मकानात, दुकानें और राब्ता पुल तिनकों की तरह बह गए. लंडी कोतल और जमरोद में सैलाबी रेले, इंसानी जानें निगल गए और पाक अफगान शाहराह पर सैकड़ों गाड़ियाँ घंटों फंसी रहीं, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के कोरंग नाले से लेकर दरियाए सिंध तक ख़तरे की घंटियाँ बज रही हैं. मौसमियाती तब्दीली ने वो खौफनाक रूप धार लिया है कि जिसकी वार्निंग सालों से दी जा रही थी. बात करें खैबर पख्तूनख्वा की तो वहाँ तूफ़ानी बारिशों और क्लाउड बर्स्ट ने ज़िंदगी का निज़ाम दरहम बरहम करके रख दिया. 12 अफराद अब तक की इत्तलात के मुताबिक जाम बहक हैं, 18 ज़ख्मी हुए हैं. खैबर का इलाका है लंडी कोतल और जमरोद. यहाँ पर सैलाबी रेले इंसानों को तिनकों की तरह बहा कर ले गए हैं. 6 अफराद यहाँ जाम बहक हुए हैं. तुरखम जाने वाली अफ़गान ख़ानदान की गाड़ी से 13 अफराद को तो बचा लिया गया, लेकिन 3 प्यारे रेले में बह गए. ख़राब सूरत हाल की वजह से पाक अफ़गान शाहराह पर 100 से ज़ायद गाड़ियाँ घंटों फंसी रहीं. अपर दीर में भी उधर नदी नाले तुग़यानी पर हैं. दरियाए पंचगोड़ा में भी सैलाबी सूरत हाल है. वादी नीलम, कागान में क्लाउड बर्स्ट के बाद क़यामत खेज़ मनाज़िर हैं. वादी नीलम के कटा पीरा नाले में सैलाबी रेला 6 मकानात, 25 दुकानें, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें बहा कर ले गया है. दर्जनों घर तबाह हैं, फसलें, बागात मुतासर हुए हैं, जबकि कागान नाले की तुग़यानी में 3 अहम राब्ता पुल बह गए. मिड स्लाइडिंग ने कागान शाहरा और झील सैफुल मुलूक रोड पर ज़िंदगी मफलूज कर दी है. PDMA के मुताबिक पेशावर, नौशहरा, खैबर, मर्दान, बुनेर, बाजोड़, चित्राल लोअर, दीर लोअर और अपर, एबटाबाद, मानसेहरा, तोरगर और कुरम शिमाली वज़ीरिस्तान में मुख्तलिफ हादसा पेश आए हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला स्तूर में भी सैलाब कई देहात निकल गया है. सिर्फ पहाड़ी इलाके ही नहीं, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद भी सबकी लपेट में है. इस्लामाबाद का जो कोरंग नाला है वो इस वक्त खौफनाक तुग़यानी की ज़द में है और इर्द गिर्द के इलाकों में ख़तरे की घंटियाँ बजा रहा है. उधर मैदानी इलाकों में लाहौर से लेकर दीगर शहरों तक मूसलाधार बारिशों ने नशेबी इलाकों में जलथल एक कर दिया है. दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग और दरियाए चनाब में हेड खानकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है. इन हौलनाक खबरों के बीच एक खुश आइंद और बर वक्त कदम भी सामने आया. खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, सूबाई हुकूमत, उसने क्लाउड बर्स्ट और मौसमियाती तब्दीली की तहकीकात के लिए एक आला सतह की कमेटी तश्कील देने का फ़ैसला किया, जिसमें वफाकी वजारत माहौलियात है, स्पार्को है, पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट के माहिरीन, ये सब इस पर शामिल होंगे. ये टीम बुनियादी तौर पर पिछले 20 साल के मौसमियाती रिकॉर्ड का जायज़ा लेगी और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली बनाएगी कि बचना कैसे. ये कैसा इक़दाम पहले उठा लिया जाता तो शायद इतने नुकसान से बचा जा सकता था, लेकिन खैर चलें, देर आयत दुरुस्त आयत. मगर सवाल यही है, क्या सिर्फ तहकीकाती कमेटियाँ बनाकर मौसमियाती आफतों का मुकाबला किया जा सकता है या नहीं. ऑन ग्राउंड इस वक्त एग्जैक्टली सूरत हाल है क्या, इस सब को हम डिस्कस करने जा रहे हैं. आरिफुल्लाह अवान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, डायरेक्टर जनरल PDMA खैबर पख्तूनख्वा. आरिफ साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. एग्जैक्टली इस वक्त आप हमें बता सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है क्या और कहाँ कहाँ इस वक्त आप समझते हैं कि हंगामी बुनियादों पर आपने ऑपरेशन किया है. नारान है, कागान है, इसके अलावा खैबर के कुछ इलाके हैं. कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया, उनकी क्या सूरत हाल है, उन इलाकों की क्या सूरत हाल है? जी बहुत शुक्रिया. इस वक्त हमारे पास जो रिवर ओवरफ्लो की पोजीशन है वो चतराल के इलाका यारखुन रिवर में है, जिसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एरोजन के जिस इलाके में जो ससेप्टेबल एरियाज हैं एरोजन की वजह से, तो उनको वो रेस्क्यू कर रहे हैं DC चतराल. दूसरा उसके अलावा हमारे पास कागान वैली में वहाँ पे MNJ रोड के ऊपर कल मसला बना था, जो रोड ब्लॉक हो गया था, उसको अब 1 वे खोल के अब उसके ट्रैफिक को रवानी बहाल कर दी गई है. इसके अलावा खैबर में हमारा जो बाड़ा रिवर है उसके अंदर ओवरफ्लो थी, जिसकी वजह से कल वहाँ पे एक हादसा भी हुआ जिसमें 6 अफराद जो है ना जहाँ से हाथ धो बैठे. लेकिन उसके बाद सब्सिक्वेंटली उसका पेशावर में नाला बुंडी पे भी असर था, लेकिन अब वो भी सबसाइड कर गया अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है. और तुरखम के मकाम पर भी कुछ सूरत हाल ख़राब रही, वहाँ पर भी कुछ शाहराह बंद रही, घंटों तक गाड़ियाँ फंसी रहीं. वहाँ एग्जैक्टली क्या हुआ था और वो क्या आप क्लियर है?
जी, जी, बिल्कुल क्लियर है। वो तो जब बारिश की वजह से ओवरफ्लो हो जाती है, सीज़नल स्ट्रीम जिसे हम कहते हैं, बरसाती नाले कहते हैं। उसमें पानी आने की वजह से टेम्परेरी रोड के ऊपर जब वो रेला गुज़रता है, तो उस दौरान तक ट्रैफ़िक की तातुल काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन वो एक टाइम था, उसके बाद वो बंद कर दिया गया था। उसके बाद अब रोड ट्रैफ़िक रवानी अब मुनासिब चल रही है उसके बाद। अच्छा, इसमें ज़ाहिर है अंदाज़ा लगाया जाता है, डाटा होता है, उसके साथ इसको कैलकुलेट किया जाता है। अब तक जो बारिशें बरसी हैं, जहाँ जहाँ हुई हैं, जो क्लाउड बर्स्ट के वाक़यात हैं, एग्जैक्टली ये एज़ पर कैलकुलेशन है और आपके जो प्रिकॉशनरी मेजर्स थे उसके अकॉर्डिंगली है, या आप समझते हैं कि कैलकुलेशन से कुछ ज़्यादा बारिश बरसी है और उसने नुकसान पहुँचाया? देखिए जी, इस मानसून के आगाज़ से पहले ही हमें एनडीएमए और महकमे मौसमियात ने एक प्रोजेक्शन दी थी कि इस साल हमारी बारिशों की जो हमारे नॉर्दर्न रीजन 22% रूटीन से ज़्यादा बारिशें होंगी। तो इसलिए इस हवाले से तो हम ज़हनी तौर पर इस हद तक तैयार थे कि इस यहाँ पे हमारे ओवरफ्लो की जो सिचुएशन है, वो ज़्यादा रहेगी। तो उस हवाले से हमने इक़दामात भी इस हवाले से लिए कि हमने मानसून से पहले तमाम इलाकों में हिफाजती इलाके जो सेफ इवैक्यूएशन पॉइंट जो 184 वो हमने इस्टेब्लिश कर लिए थे, और डिस्ट्रिक्ट्स को तमाम जितने भी इमदादी सामान है वो पहले से हमने मूव कर दिया था। इसके अलावा हमने जितने भी इदारे जो कि मौसलात के इदारे, उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन की थी ताकि अपने मशीनरी टाइम पे पहुंचा दें। यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब हमारे लिए जो ज़्यादातर मसला आता है वो है, चूँकि इसी सीज़न में सियाहों की भी बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, पंजाब से, सिंध से, और लोकल टूरिज़्म भी होती है। तो उनकी जो ट्रैफ़िक की मूवमेंट है वो हमारे लिए एक थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, और ख़ासकर ऐसे लोग जो कि मैदानी इलाकों के ड्राइविंग के एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में उनके लिए ड्राइविंग करना एक नया तजुर्बा होता है, तो उसमें हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। अच्छा, यानी इसको अगर हम इस तरह से देखें कि जो सयाह आते हैं वो डेफिनेटली ओवर क्राउड करते हैं सारी जगह को, अगर यहाँ के मकामी लोग हों तो उनको अपना मनूवर आता है, उन्हें इस बारिश इस इलाके में अपना सर्वाइवल भी पता है। बाहर से आने वालों के लिए ज़ाहिर है कि एक एलियन मकाम होता है, एलियन एटमॉस्फेयर होता है, तो उनके लिए यहाँ पर सर्वाइव करना या पेनिट्रेट करना, चलना फिरना, गाड़ी चलाना ये मुश्किल होता है। अगर वो ओवरलोड मैनेज किया जाए तो आप समझते हैं कि ये इतनी वर्स्ट सिचुएशन ना हो? मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि यकीनन हमारे तमाम जितने भी इदारे हैं, हमारे डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स मौके पर मौजूद होते हैं, जहाँ पर भी ट्रैफिक चौक पॉइंट्स होते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि जो मैदानी इलाके के ड्राइवर्स होते हैं, पहाड़ी इलाकों में जाने के लिए आपने कुछ उसके एसओपीज़ होती हैं। आपने गाड़ी के ब्रेक लेदर्स, उनकी इंजन की, उनके रेडिएटर को, उसके अलावा उसकी लोड कैपेसिटी को और उस गाड़ी की इंजन साइज़ को, ये कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो कि किसी भी बड़े सफ़र से पहले, और फिर जो सफ़र का टाइम है, उन चीज़ों का ख्याल रख के फिर इसको आसानी से मैनेज किया जा सकता है। चूँकि हमने अपने इमदादी सामान और हमारे जितने भी रेस्क्यू के इदारे हैं और इंतज़ामिया और बाकी हमारे वफाकी और सूबाई जितने भी इदारे हैं इससे मुंसलिक मौसलात के, वो मौके पर मौजूद होते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये वजह, एक तो मैं उसकी बात करूँ, मैं कैजुअलिटीज़ की बात कर रहा हूँ कि नातजुर्बाकारी के बायस कभी-कभी ये मसाइल पेश आते हैं, और दूसरा, अगर हमारे जो सियाह अफ़राद हैं, वो अपने ट्रैवलिंग की टाइमिंग ऐसे रख लें कि उसकी वजह से किसी एक मौके पर वक्त पर सारे ना हो, तो उसके लिए इमदादी सरगर्मी में भी आसानी रहती है, और उनकी भी जिस मकसद के लिए वो आए हैं वो भी आराम से हो सकता है। अच्छा, इस वक्त दो चीज़ें मुझे बताइएगा ज़रा क्विकली, कि एक तो ये कि ज़ाहिर है आप लोग काम शुरू कर देते हैं बारिशों के होने से बहुत पहले। क्या ये मार्किंग होती है कि कितने ऐसे मकानात या कितनी ऐसी इमारतें हैं कि जिनका स्ट्रक्चर इस काबिल नहीं है कि वो इस तरह की बारिश, जैसे 22% से ज़्यादा बारिश हो रही है, उसको बर्दाश्त कर सकें? और सेकेंडली, ये जो पानी अब आगे की तरफ बढ़ रहा है, फिर एडेड आप इसमें फैक्टर रखें कि मज़ीद बारिश होती है, तो वहाँ प्रिकॉशनरी इक़दाम पहले से शुरू कर दिए गए हैं? क्या वो रूट्स, वो रास्ते क्लियर हैं? जी, बिल्कुल। जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। इसमें 3 से 4 हमारे फ़ेसेट्स होते हैं। पहले तो ये कि हमारे पास जितने भी दरिया के हम वल्नरेबल पॉइंट्स कहते हैं, वो एरिया जिसके इरोजन का उसका ख़तरा हो, या उसके आस-पास एन्क्रोचमेंट हो, या कुछ आबादियाँ जो कि इस सैलाब में इनंडेट हो सकती हों। हमने उन तमाम मकानात के लिए इस दफ़ा एक विलेज डिज़ास्टर कमेटीज़ बनाई हैं, जो कि पहले से ही लोगों को इन्फॉर्म भी कर देते हैं, और उससे के अलावा 184 ऐसे मकामात हैं जिन पे पहले से इनको इवैक्यूएट भी करा दिया है। एनक्रोचमेंट रिमूवल के हवाले से बात है, तो उसमें काफ़ी बिल्डिंग्स को हमने सील भी कर दिया, कुछ को गिरा भी दिया है, ताकि इससे कोई रास्ते में रुकावट ना पड़े। तीसरा ये कि जब कंटिन्यूअस बारिश होती है, तो जो कच्ची आबादियाँ होती हैं, वो खुसूसन उनके गिरने का बड़ा एहतिमाल होता है। अब इस हद तक हमने यूनियन कौंसिल की हद तक तो हम गए हैं कि जी कौन-कौन से यूनियन कौंसिल में ज़्यादा बारिश के से नुकसानात हो सकते हैं, या फिर सैलाब की वजह से। लेकिन मकान की हद तक एक बिल्डिंग सर्वे जो एनडीएमए के ताउन से हम कोशिश कर रहे हैं कि अब हम एक कमर्शियल बिल्डिंग की हद तक तो हम जा चुके हैं, लेकिन रिहायशी मकानात की हद तक ये एक हमारा एक ऑब्जेक्टिव जो हम इसको कोशिश करते हैं चैलेंज है, और ये मुस्तकबिल में हो सकता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आप मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।